ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेडिंग सीन को देखते हैं जो कि यहाँ पर किम और दर्द जेनी का होता है। लेकिन यहाँ पर ये वेडिंग सीन कुछ ज्यादा इंटेंस था। जहाँ पर जैसे ही शादी कंप्लीट होने वाली थी कि इतने में यहाँ पर जेनी चाकू से अपने हस्बैंड को ही मार देती है। लेकिन ये सब कुछ बस एक सपना ही होता है। और जैसे यहाँ पर वो सपने से उठती है वो घबराने लग जाती है कि आखिर वो यहाँ पर इतना वियर्ड सपना कैसे दे सकती है। वही दूसरे यहाँ पर वो खुश होने लगती है कि कल तो यहाँ पर उसकी शादी फाइनली जाओ के साथ में होने वाली है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो वेडिंग हॉल कर जा रही होती है तब यहाँ पर उसे सेंस होता है कि कोई तो यहाँ पर उसका पीछा कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि किम में होता है। बट यहाँ पर वो किम को नहीं देख पाती है। इतने में यहाँ पर हम वेडिंग हॉल का सीन देखते जहाँ पर जाओ होता है डेजी के साथ में और तो और अपनी मम्मा के साथ में, जहाँ पर उसे कंपनी से कॉल आता है और तो यहाँ पर उसका अप्रेजल हो गया था। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी अपने बेटी की तारीफ करते हुए रुकती ही नहीं है। वो कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा, तुम्हें तो यहाँ पर किसी की भी जरूरत है ही नहीं। तब यहाँ पर उसका बेटा जा कहते कि नहीं मॉम, ये शादी बस हो जाने दीजिए, जिसके बाद नहीं यहाँ पर सब कुछ जो कि यहाँ पर जेनी का है वो मेरा हो जाएगा। फिर बाद में मैं यहाँ पर जेनी को छोड़ दूंगा और अपनी लाइफ अपनी लवर डेजी के साथ में स्पेंड करूंगा। और यहाँ पर डेजी इन बातों को सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। वही दूसरे यहाँ पर किम और उसका असिस्टेंट बैठकर उन तीनों की बातों को सुन रहे थे। जहाँ पर असिस्टेंट को तो बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि असिस्टेंट को पता होता है जो यहाँ पर जाओ का अप्रेजल मिला है वो उसकी स्ट्रगल या मेहनत की वजह से नहीं बल्कि किम के कहने पर मिला है। और ऐसा उसने उसे प्रवोक करने के लिए दिया है ताकि यहाँ पर जाओ को लगे कि उसके पास धीरे धीरे सब कुछ खुद ब खुद आ रहा है, तो फिर उसे यहाँ पर जाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वेडिंग की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर जेनी का ड्रीम पूरा होने वाला था। लेकिन हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जिसका ये तो सपना नहीं था कि उसका फ्यूचर हस्बैंड सबसे पहले किसी और के साथ में शादी करे। तो फिर यहाँ पर वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ पर जाओ मिड वेडिंग में यहाँ पर उसकी ओर भागा चला जाता है। तभी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि माफ करना, मुझे यहाँ पर सांस नहीं आ रही है और मुझे ठीक नहीं लग रहा। जाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर अभी हॉस्पिटल चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर जेनी आकर उसे रोक देती है, कहती है कि डेजी को यहाँ पर कोई और हॉस्पिटल ले चला जाएगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर वेडिंग को कंप्लीट कर दो। जाओ कहते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, डेजी की ये हालत है और तुम अभी भी इस शादी को करना चाहती हो। जेनी कहती कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, ये शादी बस मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट इसे कंप्लीट कर कर तो जाओ। बट यहाँ पर जाओ उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और वो वहां से डेजी को लेकर जाने लग जाता है। और तब यहाँ पर जेनी डेजी के फेस को नोटिस करती है और समझ जाती है कि डेजी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वही इतने में यहाँ पर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर डेजी साउ से कहने लग जाते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगर तुम यहाँ पर जेनी के पास वापस जाओगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। जेनी यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही थी, जहाँ पर जाओ कहते कि जाने भी दो ना, ऐसे भी तुम्हें बहुत पहले से पता है कि जेनी और तुम में मैं हमेशा तुम्हें प्रायोरिटाइज करूंगा। और वो जेनी है ही कौन, मैं उसके पास जाकर उससे माफी मांग लूंगा तो वो मुझे तुरंत ही माफ कर देगी। ऐसे भी वो लड़की वो सारी चीजें करती है जो कि मैं यहाँ पर उसे करने के लिए कहता हूँ। जेनी जैसे यहाँ पर उसकी सारी बातों को सुनती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जाकर यहाँ पर उसे कन्फ्रंट करना शुरू कर देती है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है, तुम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। इतने में यहाँ पर किम और उसका असिस्टेंट भी वहीं खड़ी होकर उसकी बातों को सुन रहे थे। जाओ कह रहा होता है कि मैंने झूठ क्या कहा है, तुम वही काम करती हो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। इनफैक्ट तुम यहाँ पर मेरी स्लेव बनकर रह चुकी हो जो कि तुम आगे भी बनकर रहोगी। जेनी कहती कि तुम कौन सी स्लेवरी की बात कर रहे हो, तुमने यहाँ पर 5 साल पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। इन 5 सालों में मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एज ए स्लेव काम नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ। तुम्हारे घर के हर छोटे से बड़े एक्सपेंसेस को मैंने पे किया है। मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे पैसे इकट्ठा करके तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लेकिन तुम यहाँ पे मुझे ऐसे चीट कर रहे हो, वो भी एक पेशेंट के सामने। ये तो तुम्हारी पास पेशेंट ही थी ना। लेकिन यहाँ पर जाक कहने लग जाते कि नहीं, यहाँ पर डेजी मेरी पहली प्रायोरिटी है, तुम उसे पेशेंट कह लो या कुछ भी कह दो। तब यहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे पूछती है कि बस मुझे एक बात बताओ, इतने सालों में क्या तुमने एक बार भी यहाँ पर मुझसे लव किया है जो कि जेन्युइन हो, या फिर सब कुछ बस एक दिखावा ही था। तब यहाँ पर जाओ इविल पर्सन की तरह हंसना शुरू कर देता है, कहते कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और तुमसे शादी भी सिर्फ तुमसे काम के लिए कर रहा था। वह तुम खुद सोचो, तुम्हारी जैसी स्लेवरी लड़की के साथ यहाँ पर कौन ही शादी करना चाहेगा। और ऐसा कहकर यहाँ पर से धक्का मार देता है, जहाँ पर मिरर भी टूट जाती है और बेचारी हमारी जेनी को
लग सी जाती है। इतने में यहाँ पर जेनी उसे रोकना चाहती है, बट यहाँ पर जाओ बिना उसे कोई बात सुने यहाँ से डेज़ी को लेकर वहां से चला जाता है, जहाँ पर किम को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। एंड किम भी उतने में चला जाता है। जैसे यहाँ पर वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ कर वहां से ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हम किम के असिस्टेंट को देखते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर किम के ऑर्डर की वजह से हो रहा था, जहाँ पर सभी के सभी गार्ड्स उन्हें तब तक पीटते हैं जब तक वो दोनों के दोनों यहाँ पर बेहोश नहीं पड़े जा जाते। वही दूसरी यहाँ पर जेनी घर पर आती है, जहाँ पर घर पर आती ही उसे उसकी और जाओ की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है। और तो यहाँ पर इस मेमोरीज में हर बार बेचारी जेनी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है और जाओ को प्रायोरिटाइज किया है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंच का टाइम हो गया था। वो बेचारी नॉर्मल सा बन खाकर अपने लंच को कंप्लीट कर लेती है, और जैसे ही जाओ आता है वो अपने हिस्से का भी चिकन यहाँ पर उसे दे देती है। जाओ से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती हो, देखना मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एक बार मैं यहाँ पर रिच बिजनेसमैन बन जाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए दुनिया की सारी चीजें करूंगा। एंड तब यहाँ पर बेचारी जेनी उसके बातों पर भरोसा भी किया करती थी। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उनकी वेडिंग फोटो को देखती है। इसमें में ही डेज़ी ने इंटरनेट पर अपना एक ऑनलाइन पोस्ट किया होता है, जिसके ऊपर यहाँ पर उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ डिक्लेयर की होती है। तब यहाँ पर जेनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए होंगे। तब गुस्से में आकर वो अपनी वेडिंग रिंग को निकाल कर फेंक देती है, और उस फोटो फ्रेम को भी फेंक देती है, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पर जाओ मर भी जाए तो भी मैं यहाँ पर उसके पास वापस कभी नहीं लौटूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी अपना पैकिंग करना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर घर पर जाओ डेज़ी के साथ में आ जाता है। आंटी यहाँ पर उन दोनों की हालत को देखकर शॉक रह जाती है, कहती कि आखिर तुम दोनों की हालत ऐसे कैसे हो गई। तब वो कहने लग जाता है कि पता नहीं आखिर किस इंसान ने हमारे ऊपर ये सारी चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत जल्दी हम उनका पता लगा कर रहेंगे। आंटी कहते हैं कि तुम आराम से बैठे, मैं तुम दोनों की मरहम पट्टी कर देती हूँ। एंड जैसे ही वो लोग बैठे, यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर मास्टर से मिलने गई थी, और मास्टर ने मुझसे कहा है कि यहाँ पर डेज़ी एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली है, तो फिर देखना यहाँ पर ये बेबी बॉय हमारा फ्यूचर बनने वाला है। तो फिर तुम पूरा दिन आराम करना और मजे से खाना पीना और अपने आप को हेल्दी रखना, बाकी काम यहाँ पर वो जेनी कर लेगी, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इतने में यहाँ पर डेज़ी पूछने लग जाती कि हाँ लेकिन जेनी कहीं आसपास नजर नहीं आ रही, कहीं वो यहाँ पर सबको छोड़कर जा ना चुकी हो। आंटी कहती कि वो कैसे जाएगी, मैं भी देखती हूँ। जाबी यहाँ पर सेम थिंग कहता है कि देखो जेनी यहाँ से नहीं जा सकती है, जेनी के पास कोई भी नहीं है मेरे अलावा, वो कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और अब तो यहाँ पर मेरे पास पैसे भी आ गए, मुझे छोड़कर वो कहाँ पर ही जा सकती है। वही इतने में यहाँ पर आंटी अपने बेटे से कहने लग जाती कि देखो जो कुछ भी हो जेनी से कह देना कि यहाँ पर रेंट का रिन्यूअल कर दे और सारा का सारा रेंट एक साथ पे कर दे, हम आखिर इतना सारा रेंट क्यों यहाँ पर मुफ्त में बैठ कर पे करे। जाओ कहते कि मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, हम ये सारा काम कर देंगे। जेनी अंदर यहाँ पर उनकी सारी बातें सुन रही होती है, और जैसे यहाँ पर वो बाहर आती है, आंटी यहाँ पर उसके ऊपर ग्लास चेकर मारती है, कहती कि तुम क्या कब से अंदर सो रही थी, जाओ जाकर यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। तो जेनी यहाँ पर सिंपली उनसे कह देती है कि खाना तुम है, जाकर तुम खुद खाना बनाओ। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझसे यहाँ पर ऐसे बात कर रही हो, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। एंड यहाँ पर वो जाओ से कहती है, जहाँ पर जाओ जेनी को अपनी मम्मा से माफी मांगने के लिए कहता है। जेनी मना कर देती है, कहते कि तुम्हारी मम्मा है, तुम उनकी देखभाल करो, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो कि यहाँ पर सारे काम करूंगी। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन आंटी यहाँ पर जाओ को काम डाउन करती है, बोलती कि ज्यादा चिल्लाओगे तो क्या पता सचमुच यहाँ से चली जाए। जाओ कहते कि ठीक है जो हुआ उसे भूल जाते हैं, तुम यहाँ पर जाकर खाना बनाने से पहले जाकर रेंट का रिन्यूअल कर कराना और सारे पैसे एक साथ पे कर देना। जेनी करने से मना कर देती है, बोलती कि अब मेरे पास इस घर का रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है और मैं कोई रिन्यूअल नहीं कराने वाली हूँ। जाओ कहता है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ अपने आप को सेल कर लो या फिर अपने खून को सेल कर लो, लेकिन कुछ भी कर कर सारा का सारा रेंट और पेमेंट तुम ही एक साथ करने वाली हो, अब जैसे करना है वैसे करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनी बोलती कि आज मैं यहाँ पर तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तुम और तुम्हारी मिस्ट्रेस एक क्यूट से बच्चे के साथ प्रेग्नेंट जो है, तो तुम अपनी लाइफ आगे देख लो और मैं अपना यहाँ पर देख लूंगी। और दूसरे यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे को डाइवोर्स दे पाओगी। इतने में यहाँ पर डेज़ी बोलती कि जेनी तुम दिखने में भी ब्यूटीफुल लगती हो, तो तुम यहाँ पर नाइट स्पेंड करके तो पैसे जरूर ही कमा सकती हो। एंड
एंड जेनी तो यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देती है। कहती है कि ये सारी तुम्हारी हरकतें हैं, मेरी नहीं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ ना डेज़ी। आंटी बोलती कि मैंने कहा ना, मेरे बेटे का यहाँ पर अप्रेज़ल हो गया है, तो फिर तुम खुद सोचो कि अब तुम यहाँ पर क्या करोगी? ऐसे भी मेरे बेटे के पास पैसों की कमी नहीं है। जेनी बोलती कि अच्छी बात है, तो उन्हीं पैसों से यहाँ पर अपने बेटे का अप्रेज़ल करा देना। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर आंटी कहती कि आने दो इसे एक बार घर पर। ना मैंने इसे पूरा दिन नील डाउन करवा कर रखा और ना पूरा दिन यहाँ पर उससे काम करवाया, तो मेरा नाम बदल देना। इतने में यहाँ पर डेज़ी का नाटक शुरू हो जाता है। वो ज़ाओ से कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि इस बार वो सचमुच यहाँ से गुस्सा होकर चली गई है? ज़ाओ कहता है कि तुम मुझसे जानती नहीं हो, देखना 3 सेकंड में यहाँ पर वो तुरंत ही दौड़ते हुए वापस आ जाएगी। एंड यहाँ पर वो काउंटडाउन करना शुरू कर देता है, और जब यहाँ वो काउंटडाउन कर रहा होता है, इतने में तो जनी वहाँ से जा भी चुकी थी और यहाँ पर उसका पोपट हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, 3 सेकंड में नहीं आई तो क्या हुआ? मैं भी देखूँ कि आखिर ये नाटक वो कब तक करने वाली है। आज नहीं तो कल उसे घर पे यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। वही दूसरी यहाँ पर जनी वहाँ से जा रही होती है, सारी की सारी चीजों को रिग्रेट करते हुए। जाओ को छोड़ने की नहीं, बल्कि यहाँ पर जाओ के लिए पूरी की पूरी अपनी लाइफ यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए, वो हर एक चीज जाओ के लिए करने के लिए जो कि यहाँ पर उसे कंफर्ट देती हो और उसे आगे बढ़ाए। जबकि हालांकि यहाँ पर इन दी एंड जाओ ने आज तक कभी यहाँ पर उसकी एक बार भी फिक्र नहीं की है। इतने में यहाँ पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। गिरने के साथ साथ यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है एंड जनी का डे और भी ज्यादा वर्स होता जा रहा था। इतने में असिस्टेंट और किम को हम देखते, जहाँ पर असिस्टेंट किम से परमिशन मांग रहा होता है कि अगर आप चाहे तो हम यहाँ पर मैडम के लिए अम्ब्रेला भिजवा सकते हैं, बट यहाँ पर किम ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। इतने में हमें पता चलता है कि वो जो सपना था वो कोई सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी थी 5 साल पहले की, और ये सब कुछ जेनी और किम के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। वह दूसरे यहाँ पर जेनी होटल रूम में चली जाती है एंड यहाँ पर जाती उसका बहुत बुरा ब्रेकडाउन होता है। इवन तो यहाँ पर जाओ ने इसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन 5 साल से जेनी यहाँ पर किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड थी, तो फिर इतना जल्दी यहाँ पर अपने आप को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वह सारी की सारी बातें याद करते हुए यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रोना शुरू कर देती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं कि उसे बुखार चढ़ जाता है और हम साथ साथ किम को भी देखते हैं, जो उसी के सेम होटल रूम में चला जाता है। किम यहाँ पर जैसी जेनी को देखता है उसे यहाँ पर पास की बात याद आती है कि किस तरह से यहाँ पर किम कितना ज्यादा फ्यूरियस रहा करता था, लेकिन अब वो एकदम काम पर्सन बन चुका है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसकी चोट को नोटिस करता है, जहाँ पर वो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है और बड़े प्यार से बैंडेज लगाकर उसे फोरहेड पर किस कर वहां से वो चला जाता है, ताकि यहाँ पर जेनी शांति से अपनी नींद को कंप्लीट कर पाए। जैसे वो नीचे जाता है उसका असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आपने तो मैडम को अम्ब्रेला देने से मना कर दिया था, तो मुझे लग रहा था कि आप बहुत रूड बन गए होंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर उनकी कितनी फिक्र करते हो। किम उसे घूरने लग जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसे सारी बातें नहीं सुननी थी, जिसके बाद भी यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर जेनी सोच रही थी कि हर बार मैं यहाँ पर किम के ही सपने क्यों देखे जा रही हूँ। सपने में तो उसने मुझे यहाँ पर बैंडेज भी पहनाया, लेकिन जैसे ही वो बैंडेज को नोटिस करती है वो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से याद होता है कि वो तो यहाँ पर आधी सो गई थी। वही दूसरों यहाँ पे वो डाउट करने लगती है कि कहीं किम ने यहाँ पर उसे ढूंढ ना लिया हो, बट उसे लग रहा होता है कि नहीं, शायद से उसका ब्रेकडाउन हुआ था, तो इस वजह से उसे कोई बात याद ना हो। इतने में हम यहाँ पर किम को उसके ऑफिस कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट जाओ और तो और डेज़ी की सारी पास इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका था। किम कहने लग जाता है कि दोनों तो एक मामूली से पर्सन है और एक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे कि दुनिया के टॉप पर रहते हो। मैं भी इन्हें यहाँ पर बड़े प्यार से पनिश करना चाहूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को और तो डेज़ी को, जो कि यहाँ पर एक नए विला में आ चुके थे। जाओ कहते कि देखा ये विला कितना प्यारा है, ये विला में हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। इतने में डेज़ी कहने लग जाते कि वाह, काश हम यहाँ पर इस विला को खरीद सकते। जाओ को पता होता है कि उतना तो उसकी बजट है ही नहीं, वो इस विला में सिर्फ 1-2 दिनों के लिए रह सकता है, ज्यादा नहीं, और इस विला तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है, वो भी विदाउट जेनी। इतने में यहाँ पर बात को पलटने लग जाता है कि वहां पर जेनी की एंट्री हो जाती है। तब यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जेनी आ जाएगी। तुमने सही कहा था जाओ कि वो यहाँ पर तुम्हें कभी भी माफ कर सकती है। जाओ कहते कि देखा, मेरी कही हुई बात हमेशा यहाँ पर सच होती है और ये लड़की मुझसे यहाँ पर ज्यादा टाइम तक दूर बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन कोई बात नहीं,
अब तुम माफी मांगने आ ही गई हो तो फिर ढंग से माफी मांगना। जेनी कहती कि माफी? तुम्हारे सपने में भी मैं यहाँ पर तुमसे माफी ना मांगू? तुम दोनों को क्यों लगता है कि तुम दोनों की गलती के लिए यहाँ पर मैं तुमसे माफी मांगूंगी ताकि मैं ही तुम्हारे साथ रहकर अपने आप को टॉर्चर कर सकूं? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। फिर से यहाँ से जेनी जाने वाली थी जहाँ पर वो लोग उसे जाने तक नहीं देते। डेजी यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हें पता नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ पर जाइस विला को खरीदने वाला है और तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी पार्टी निकलने वाली है। ज़ाओ तो यहाँ पर बड़ा खुश था। कहती कि जाने दो डेजी, जेनी को क्या ही पता चले कि हम यहाँ पर हमारे पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है। कहती है कि किसके पैसों से? तुम्हारे? तुम्हारे पास पैसे भी है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ जाकर अपने ब्लड को सेल करो या अपनी बॉडी को। ब्लड को सेल करके तो पैसे बना लोगे, लेकिन बॉडी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कोई लड़की पैसे भी देना तक प्रेफर करेगी। एंड ऐसा कहते हुए यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाती है। तब जाओ उसे कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही सेल कर दूंगा। एंड जेनी यहाँ पर उसे बड़े जोर से थप्पड़ मारती है उसके इस मिसबिहेवियर के लिए। इतने में यहाँ पर डेजी उसे पकड़ कर रख देती है, जहाँ पर जाओ उसे थप्पड़ मारने लगता है। वही दूसर मारने के अलावा तो यहाँ पर वो लोग मिलकर बेचारी जेनी को बुली ही करना शुरू कर देते, जहाँ पर जेनी फिलहाल तो कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग रुकते हैं, यहाँ पर वो डस्टबिन का गंदा पानी उठाकर यहाँ पर जाओ के ऊपर ही फेंक देती है। एंड यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है कि देखो, मैं भले ही यहाँ पर मार खाकर क्यों ना ले लूँ, लेकिन उतना मार तो मैं तुम्हें भी मारूंगी, और नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि क्या ये पक्का वो पुरानी वाली ही जानी है? अब हम क्या करेंगे अगर तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल का डायरेक्टर नहीं बनाया तो? जाओ कहता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, अब तक अप्रेजल मुझे यहाँ पर मिल चुका है, वो भी खुद के बलबूते पर। तब मुझे अब यहाँ पर इस जेनी की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तब तक मैं यहाँ पर अपने आप को सस्टेन बड़े आराम से कर सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ वहाँ पर वैसे ही होगा जैसा हम यहाँ पर चाहते हैं। इतने में वहाँ से वो लोग जेनी को जाते हुए देख रहे थे, जहाँ पर असिस्टेंट किम को सजेशन देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर किम उसकी सजेशन लेने से मना कर देता है, और ये सजेशन वो होती है कि हमें जाकर यहाँ पर मैडम को मदद करनी चाहिए। असिस्टेंट मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि मेरे बॉस यहाँ पर उनकी इतनी केयर करते, तभी तो यहाँ पर वो 5 सालों से उनका इंतजार कर रहे, और अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद वो उनकी कितनी हेल्प कर रहे। लेकिन प्रिटेंड तो ऐसा करते कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सन हो। एंड वही दूसरी यहाँ पर जब वो जा रही होती है, तब यहाँ पर असिस्टेंट बड़े स्टाइल में आ जाता है एंड कहता है कि सिस्टर, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। जेनी उसे मना करती है, सॉरी और थैंक यू भी बोलती है, बट वो रुकता नहीं है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल तक पे करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे परस्यू करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जेनी उसे क्रीपी पसंद समझकर वहां से भाग जाती है और छुपने लगती है। किम कहते कि ऐसे जाकर अचानक से किसी वुमन की मदद करना चाहोगे भी तो भी कोई वुमन तुम्हारी हेल्प नहीं लेगी, तुम्हें बस एक क्रीपी अंकल समझेगी। और ठीक ऐसे ही होता है। जेनी सोच रही थी कि जाने यहाँ से क्रीपी लोग कहाँ से आ जाते हैं। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है उसके बॉस का, जो कि यहाँ पर उसे एक और जॉब ऑफर करता है। तब यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर थोड़े और पैसे अर्न कर सकती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इवेंट को, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो होते हैं जाओ की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये कहने के लिए देखना, बहुत जल्दी तुम यहाँ पर उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी बन जाओगे, फिर जिसके बाद में तुम्हारे हाथ में ढेर सारी पावर्स आ जाएगी। जाओ कहते कि थैंक यू, मुझे तो यहाँ पर अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैं यहाँ पर बहुत ही होनहार डॉक्टर हूँ, और ऐसे भी मेरा अप्रेजल तो कितना जल्दी हो चुका है, जो कि कभी किसी का नहीं होता है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे कह रहे थे कि हाँ, बड़ा इंसान बनने के बाद हम सभी को यहाँ से मत भूल जाना, और चीयर्स कर वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर जाओ की नजर पड़ती है जेनी पर, और यहाँ पर वो उनसे कहने लग जाते कि देखना, आज यहाँ पर हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, आज कुछ भी कर कर जेनी को यहाँ पर हमारे पास लाना ही होगा। जिसके बाद में एक बार मैं यहाँ पर उस हॉस्पिटल का डीन बन जाऊँ, फिर सब कुछ हमारे हाथों में होगा, फिर जेनी मरे या जिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही दूसरा जब बेचारी साफ सफाई कर रही थी, तब यहाँ पर डेजी आकर से धक्का मार देती है। कहती कि अरे जेनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम यहाँ पर जाओ का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जाओ यहाँ पर तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। जेनी कहती कि तुम्हें खुद पता है कि तुम बोल कर रही हो, और मैं यहाँ पर जाओ के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपना काम करने के लिए आई हूँ, तो फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो उसे वापस रोकती है एंड कहती कि देखो प्लीज़, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जाओ के दिल में हमेशा मैं ही रहूंगी। तो फिर यहाँ पर जेनी कहती कि तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस हो, ना कि मैं।
इतने में यहाँ पर जावा आ जाता है, जहाँ पर डेज़ी सारी की सारी बातों को पलटना शुरू कर देती है। ये सभी को बताते हुए कि तुम तो बस एक नैनी हो, तुम हमारे घर पर काम क्या करती हो? तुम्हें एज़ अ नैनी ही वर्क करना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे जाओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छी बात है कि मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, वरना आजकल के ज़माने में तो लोग ऐसे लोगों को बहुत मारते। जेनी कहती कि मेरे पास तुम्हारे साथ ये मैनिपुलेटिव खेल खेलने का टाइम नहीं है, और वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ गुस्सा हो जाता है। एंड जेनी से कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी सारी बातें यहाँ पर तुमसे क्लियर कर दी है कि मैं अब तुम जैसे स्लट की बातों में कभी भी नहीं आ सकता हूँ। तब यहाँ पर जेनी कहने लग जाती है कि तुम दोनों तो क्या यहाँ पर नया नैरेटिव सेट करने के लिए आए हो। बोलो मत कि यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट पर भी अभी भी हम दोनों का नाम है, लेकिन मैं तुमसे डिवोर्स कंप्लीट कर कर ही रहूंगी। और ये जो लड़की तुम्हारे बाजू में खड़ी है, डेज़ी, वो यहाँ पर एक मिस्ट्रेस है, जो कि यहाँ पर तुम्हारे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है, और ये सब कुछ तुमने यहाँ पर मुझ पर चीट करते हुए कहा है, और मैंने इसके टाइम पे किया हुआ है। तब यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं कि तुम नैरेटिव सेट मत करो। डेज़ी ने सही कहा कि तुम एक नानी हो, तो हमें तुम्हें यहाँ पर नानी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हमें कभी नहीं पता था कि हमारे लाड प्यार की वजह से एक दिन तुम मुझे यहाँ पर अपनी वाइफ ही बोलना शुरू कर दोगी, और इस तरीके से यहाँ पर हम सभी को ट्रीट करोगी। बेहतर होगा अगर तुम अभी के अभी यहाँ पर डेज़ी से माफ़ी मांग लो। तो जेनी क्लियरली कह देती है कि मैं यहाँ पर किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, गलती तो यहाँ पर तुम दोनों की है। इतने में यहाँ पर सभी लोग जेनी को जज करना शुरू कर देते, क्योंकि वो ऐसे क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पर काम कर रही थी। तो सभी लोग बस यही कह रहे थे कि साफ सफाई वाली लड़की थोड़ी ना यहाँ पर मिस्टर जाओ की वाइफ हो सकती है। मिस्टर जाओ की वाइफ तो यहाँ पर डेज़ी हो सकती है, जो कि बड़े ब्यूटीफुली यहाँ पर उनके बाजू में खड़ी है, और वो भी यहाँ पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पर जेनी कहने लग जाती कि ठीक है, तुम में से अगर किसी को भी यहाँ पर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। जहाँ पर वो मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें खोलकर बताने वाली थी कि इतने में यहाँ पर आंटी उसके हाथों से उस सर्टिफिकेट को छीन लेती है, एंड कहती है कि कब तक तुम यहाँ पे मेरे बेटे को लेकर गलत नैरेटिव सेट करती रह जाओगी। वो मेरा बेटा है, मैं इतने सालों से उसके साथ रहती आई हूँ, और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर अपने घर पर काम के लिए रखा था, लेकिन तुम मेरे बेटे को ऐसे सीरियस करोगी, मुझे इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था। और तुम जैसी लड़की को तो हमें बड़े अच्छे से यहाँ पर सबक सिखाना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर जेनी उनसे कहने लग जाती कि देखना, तुम सभी को यहाँ पर तुम्हारे इस कर्मों का सजा जरूर मिलकर रहेगा। इतने में यहाँ पर डेज़ी जेनी के पास आती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर जाओ को पाने के लिए ये सारे के सारे झूठ बोले। और इतने में यहाँ पर वो खुद ब खुद गिर जाती है, और ऐसा करती है कि यहाँ पर जेनी ने उसे पेट पर मारकर गिराया हो। तब यहाँ पर वो अपने बच्चे की फिक्र करना शुरू कर देती है। इतने में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि उसी इवेंट में बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है, बट फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा था वो। दूसरा यहाँ पर जा होता है, जो कि गार्ड्स को बुलाता है, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मेरे बेबी को हर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसे अभी के अभी यहाँ पर पकड़ो और घसीटते हुए इस इवेंट से बाहर फेंक दो। पर दूसरे यहाँ पर तो किम को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ग्लास को यहाँ पर अपने हाथों में ही तोड़ देता है। वही दूसरा यहाँ पर जाओ होता है, जो कि वाइन के ग्लास को ले लेता है और उस बॉटल को लेकर यहाँ पर जाने से कहने लग जाता है कि आज मैं तुम्हारा वही हाथ तोड़ कर रहूंगा जिससे तुमने यहाँ पर डेज़ी को हर्ट किया है। जेनी कहते हैं कि जाकर सीसीटीवी चेक कर लो, मैंने सच यहाँ पर उसे धक्का नहीं दिया। और वो यहाँ पर उसे मारने वाला था, लेकिन तब यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे किम की, जहाँ पर जेनी किम को देखकर घबराने लग जाती है, और यहाँ से किम जेनी को उठाकर ले चला जाता है। किसी को भी यहाँ पर पता नहीं होता कि वही मिस्टर किम है, जो कि यहाँ पर इस इवेंट का स्पेशल गेस्ट है। दूसरे यहाँ पर तो डेज़ी उस इंसान को देखकर बड़ी इम्प्रेस हो गई थी। जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर उसे इतना क्यों देख रही हो, मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। तो वही दूसरे यहाँ पर आंटी कहती है कि जाने भी दो, एक प्रॉब्लम यहाँ से जा चुकी है, हम यहाँ पर तुम्हारे प्रमोशनल वीडियो पर फोकस करते हैं। इतने में होस्ट आकर बताती है कि इस इवेंट को कुछ समय के लिए यहाँ पर डिले कर दिया गया है। तब सभी के सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपना यहाँ पर प्रीशियस टाइम निकाल कर जो आए होते हैं। इतने में यहाँ पर किम जेनी को लेकर बाहर की ओर जाता है, और जैसे ही वो उसे नीचे उतारता है, जेनी तुरंत ही वहां से उसे पीछे छुड़ाकर भागने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो गार्ड से कहकर उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहता है। वही दूसरे यहाँ पर तीनों इस बातों को सुन लेते हैं। डेज़ी कहती है कहीं यहाँ पर ये जेनी उस लड़के के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर जाक कहने लग जाता है कि इस लड़की को तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वही दूसरे यहाँ पर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सोच में लग जाती है कि इसने मुझे यहाँ पर इस तरीके से इसलिए लाया ताकि हम यहाँ पर हमारा चेकअप करवा सके। इतने में यहाँ पर किम से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
तुम यहाँ पर अपने काम को निपटा कर जल्दी आ जाना। तो इसके बाद में वहाँ पर वो गार्ड से कहती कि प्लीज़ तुम लाइन में खड़े होकर मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर रेस्टरूम जाकर आती हूँ। और रेस्टरूम के बहाने यहाँ से वो भाग रही होती है, जहाँ पर उसकी टकरार उन तीनों से हो जाती है। डेज़ी कहती कि देखा, आकर यहाँ पर तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई और तुम्हारी सच्चाई अब हम सभी लोगों के सामने यहाँ पर आ चुकी है। तब यहाँ पर वो उसके हाथों से रिपोर्ट को छीन लेती है, जो इसके अंदर यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स होते हैं। जनी खुद कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये रिपोर्ट उसके पास क्या कर रहे। और दूसरा यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि मैंने अब तक तुम्हें इतना सिंसियरली ट्रीट किया और तुम मुझे ये रिजल्ट दे रही हो। जानी कहते हैं कि सिंसियरली ट्रीट किया है तो फिर ये मिस्ट्रेस कौन है और ये क्यों तुम्हारे यहाँ पर बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर वो उसे धक्का मार देता है। आंटी भी यहाँ पर कह देती है कि देखना, मैं तुम्हारा नाम यहाँ पर बहुत खराब करके रखूंगी। और सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर सारी बातें बताने लग जाती है। जेनी कहते कि तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर कौन है, जहाँ पर तुम ये सब करने की हिम्मत कर रहे हो। तो वो लोग कह रहे होते कि हमें पता है, तुमने यहाँ पर एक पेड एक्टर को बुलाया था ताकि यहाँ पर वो तुम्हारी साइड ले सके। जेनी कहते हैं कि वो कोई पेड एक्टर नहीं है, तुम उसकी आइडेंटिटी जानोगे तो खुद तंग रह जाओगे, वो मिस्टर किम है। ये सुनने के बाद वो लोग डरते नहीं है, बल्कि तीनों के तीनों यहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वही जेनी को यहाँ पर वो दिन याद आता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने किम को खुद में लपटा पलटा देखा था, क्योंकि यहाँ पर किम ने उस पर्सन की जान कम्प्लीटली ले ली थी जिसने यहाँ पर उसे और उसकी कंपनी को बिट्रे करने की कोशिश की थी। वही तुम यहाँ पर जेनी कहते कि हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, तुमने आज तक यहाँ पर किम के रियल साइड को देखा नहीं है, वो तुम्हें तबाह कर कर कम्प्लीटली रख देगा। इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि पूछते कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको हम यहाँ पर तुरंत ही बुला लेना चाहिए था। वही तीनों के तीनों मिलकर यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते। तब गार्ड्स यहाँ पर उन्हें मारने जाते। आंटी कहती कि सोच लो, हॉस्पिटल में हो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर पुलिस को भी बुला सकती हूँ। किम कहते कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन यहाँ पर मेरे पर्सन को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरा यहाँ पर जाओ से देखकर हंसने लग जाता है, कहता है कि अब बंद कर दो अपनी ओवर एक्टिंग, हमें पता है कि तुम यहाँ पर पेड एक्टर हो, चलो अब सभी के सभी यहाँ पर मिलकर नील डाउन करो, तो मैं सभी को यहाँ पर माफ करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जेनी यहाँ पर जाओ को वार्निंग दे रही थी कि अगर मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो, लेकिन यहाँ पर जाओ चुप नहीं बैठ रहा था कि इशारे करता है। सभी के सभी गार्ड्स आकर यहाँ पर उन तीनों को पकड़ रखते हैं। तब आंटी चिल्ला चिल्ला कर वहाँ के लोगों को बुलाने लग जाती है, लेकिन किम के एक इशारे पर वो सभी लोग डर के मारे वहां से उठकर भाग ही जाते। तब डेज़ी यहाँ पर सचमुच डरने लग जाती कि आखिर अब यहाँ पर क्या होगा। वही तुम यहाँ पर जेनी किम को रोकना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि किम यहाँ पर कितना ज्यादा डेंजरस पर्सन है। जाओ कहता है कि जो करना है कर लो, कुछ ही समय में यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आता ही होगा, फिर उसके बाद देखना कि मैं यहाँ पर अपनी पावर से तुम सभी की क्या हालत करता हूँ। किम यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और यहाँ पर जाओ की सारी की सारी चीज़ों को रुकवाने के लिए कह देता है। जाओ यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस एक्टिंग की वजह से मैं यहाँ पर डर जाऊंगा। किम कहता है कि लगता है मेरी एक्टिंग तुम्हें रियलिटी नहीं लग रही। एंड यहाँ पर वह जाओ का सर जमीन से पटकना शुरू कर देता है, जहाँ पर जनी बहुत घबरा कर उसे रोक रही होती है। वही इतने में यहाँ पर किम गार्ड से कहकर जनी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। वही दूसरे यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। यहाँ पर वो उसका सिर वापस से बड़ी जोर से जमीन पर पटकता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर अप्रेजल चाहते हो। अप्रेजल तो क्या, वहाँ पर तुम्हें क्लीनिंग स्टाफ की जॉब तक मैं नहीं देने वाला हूँ। और ऐसा कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी कहते हैं कि हमें यहाँ पर मिस्टर किम को कॉल करना होगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि कोई यहाँ पर उनकी एक्टिंग कर रहा है तो वो यहाँ पर इस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जाओ कहता है कोई बात नहीं, बस आज रात के इवेंट तक रुक जाओ, देखना आज रात के इवेंट में मेरे हाथों में सब कुछ आ जाएगा। जैसे मिस्टर किम वहाँ पर आएंगे, हम इस फेक पर्सन का पर्दा फाश कर देंगे और तब यहाँ पर उससे बड़े अच्छे से सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर मेरे साथ मैसअप करने का क्या अंजाम होता है। बट ये जाओ को क्या पता कि यहाँ पर वो खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। फिर दोस्त यहाँ पर असिस्टेंट आकर सभी को बता रहा होता है कि आज का ये इवेंट यहीं पर खत्म हो जाए, यानी कि जाओ के प्रमोशन का, जो कि उसे कभी मिलने नहीं वाला है। लेकिन ये इवेंट यहाँ पर एक न्यू और ग्रैंड इवेंट में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि हमारे मिस्टर किम की फियांसी को इंट्रोड्यूस करवाने का है। इतने में यहाँ पर किम जेनी को वहां पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने जेनी को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर वो तीनों वहां पर दौड़े चले आते हैं। जाओ कहते कि बंद करो अपने एक्टिंग। ये सभी लोग यहाँ पर उसे जज करना शुरू कर देते हैं कि लगता है यहाँ पर सभी के सभी ड्रामा वाले आ गए हैं यहाँ पर नाटक करने के लिए, और जेनी के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट जाओ को वार्निंग देने लग जाता है। जाओ जैसे असिस्टेंट को देखता है वो पहचान जाता है, कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ये सारी की सारी बातें सच तो नहीं है, और अगर ये बातें सच है तो असिस्टेंट कहता है कि सही कहा, तुम सच मुझे यहाँ पर मर सकते हो। वही इतने में यहाँ पर किम उसे लात से मारना शुरू कर देता है। किम कहता है तुम डरो मत जेनी,
मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में से वार्निंग भी दी थी कि मेरे साथ मैं सब ना करे, लेकिन देखो मेरी वार्निंग का यहाँ पर उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। जेनी कहते कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर खुद ही सॉल्व कर दूंगी। पर दूसरा यहाँ पर जा उसे माफी मांगते हुए उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। और यहाँ पर जेनी उसे दो नहीं तीन नहीं बल्कि ढेर सारे थप्पड़ मारते हुए उसे रीजंस बोल रही थी कि थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर 5 साल से धोखा दिया है, यहाँ पर मेरी लाइफ को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, और डाइवोर्स वाली बात कहने के बाद भी तुमने मुझे यहाँ पर बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर आगे से कुछ करने की कोशिश की तो आगे की जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। इतने में यहाँ पर गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर जानी डेजी को भी थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ें की है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें फिलहाल माफ़ नहीं किया तो आगे तुम्हारी लाइफ और भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए यहीं पर अपना ड्रामा खत्म कर दो। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर किम जो है उसका अप्रेजल लेटर लेकर आ जाता है। जाओ से कहता है कि तुम्हें यही चाहिए था ना, और उसी के सामने यहाँ पर उसका अप्रेजल लेटर फाड़ कर रख देता है। इतने में यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को इशारे करता है, बट यहाँ पर जानी उन सभी को रोक देती है। जानी कहते कि अब बस बहुत हो गया, मैं इस इवेंट को यहाँ पर आगे और कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ एक ऐसे वे में जहाँ पर पूरा का पूरा इवेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें यहीं पर बंद कर दो। तो वो गार्ड्स को इशारे करता है, जहाँ पर गार्ड्स उन सभी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और तब सभी के सभी गेस्ट को यहाँ पर बिलीव होने लगता है कि जाओ ने यहाँ पर जेनी के ऊपर चीट किया था, वो मिस्ट्रेस डेज़ी के साथ में। इतने में यहाँ पर जेनी किम से कहने लग जाते हैं कि देखो मैं तुम सभी कह रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। किम मुझसे कहता है कि तुमसे पूछ भी कौन रहा है, और यहाँ पर इसे उठा कर ले जाने लग जाता है। तब यहाँ पर जेनी नोटिस करती है कि सभी के सभी गार्ड्स मिलकर उन तीनों को बहुत मारे थे, और जेनी यहाँ पर किम को रोकने के लिए कह देती है। वहीं इतने में यहाँ पर तीनों की तरह चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर जेनी को ढेर सारे कर्स वर्ड्स बोल रहे होते, और यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे बहुत ही गंदे तरीके में। तब जेनी को यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर ये सब कुछ रोकना चाहोगी, एंड जेनी यहाँ पर फिर कुछ उसके बाद में बोल ही नहीं पाती है। जो इसके बाद यहाँ से किम जेनी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। किम यहाँ पर लेकर जेनी को घर आता है, जहाँ पर वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर करने लग जाती है, ये कहते हुए कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे चाहते क्या हो। तब यहाँ पर किम उसे हक करने लग जाता है, एंड वो बस इतना चाहता है कि यहाँ पर जेनी उसके साथ रहे और वो एकदम काम पर्सन बनकर रहेगा। इतने में यहाँ पर जेनी के लिए घर खरीदने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे कहती है कि इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पर हमें अकेले ही रहना है। किम कहते हैं कि देखो तुम अकेले रहो या फिर मेरे बिना, तुम यहाँ पर इतना बड़ा घर तो डिजर्व करती ही हो। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है, जहाँ पर वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है, उसे यहाँ पर कोई घर सिलेक्ट करने के लिए बोलकर जाता है। तब यहाँ पर जेनी सोचने पड़ जाती है। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ आकर जेनी से कहती है कि यहाँ से देखकर आपको ज्यादा कुछ समझेगा नहीं, मैं यहाँ पर आपको साइड पे भी लेकर जा सकती हूँ, जहाँ का व्यू सचमुच बहुत ज्यादा प्यारा है, और अगर आप उस व्यू को देखेंगी तो आप वो पूरा घर सिर्फ उस व्यू के लिए खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगी। जेनी उसे मना तो करती है, लेकिन वो स्टाफ फिर भी यहाँ से उसे लेकर चली जाती है, और व्यू देखकर जेनी सचमुच बहुत इंप्रेस होती है, एंड यहाँ पर वो डाउन पेमेंट की बात करने लग जाती है। तब यहाँ पर वो स्टाफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो स्टाफ यहाँ पर जेनी को जज करने लग जाती है, कहती कि मैडम हमारे यहाँ का प्राइस ऑलरेडी सिमिलर है, तुम आखिर यहाँ पर आई क्यों हो जब यहाँ पर तुम्हें पैसे कम करवाने हो। जेनी क्लियरली कह देती कि इतने सारे पैसे यहाँ पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इतने में स्टाफ यहाँ पर उसे सर्विस चार्जेस मांगने लग जाती है। जेनी कहती कि ऐसी कौन सी सर्विस चार्जेस होती है, मुझे यहाँ पर पागल और बेवकूफ मत बनाओ, मैं यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं पे करने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे रोकती है, जेनी उसे धक्का मारती है तो स्टाफ के हाथ से यहाँ पर वो आवाज गिर जाता है, और यहाँ पर वो जेनी से उसका पैसे मांगने लग जाती है, जो कि 1 मिलियन होता है। जेनी कहते हैं कि तुम्हारी गलती के लिए मैं क्यों कंपेंसेट करूँ, लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने पैसों से भरा बैग नीचे रख देता है। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि बाकी के पैसे तुम यहाँ पर तुम्हारी ग्रेवयार्ड पे मिल जाएंगे। जेनी घबराने लग जाती है क्योंकि किम इन सब चीजों को लेकर बहुत सीरियस होता है, और यहाँ पर वो उसे कुछ भी करने से मना करती है। वो कहता है कि डरो मत, मैं तो बस उसे डरा रहा था, मैं यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे यहाँ पर तुम्हें अफेक्ट करे, और ऐसे भी ये घर हमारा है, जहाँ पर हम हमेशा एक साथ हर एक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर किम जेनी को एक बहुत स्पेशल जगह लेकर जाता है, और ये जगह होती है जहाँ पर उसे सब कुछ जेनी के लिए ऑर्गेनाइज किया था, ताकि यहाँ पर वो जेनी के साथ परफेक्ट डांस कर सके। जेनी उसे कहते कि तुम्हारे पास
यहाँ पर इतना टाइम तो नहीं होता, तो फिर प्लीज़ इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए मत किया करो, मुझे बुरा लगता है। किम कहते हैं कि तुम्हें बुरा नहीं, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल तो जीतना चाहता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर सिज़ाओ का कॉल आता है, जहाँ पर वो ज़ाओ से मिलने के लिए चली जाती है। असिस्टेंट को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। ज़ाओ को देखते ही यहाँ पर वो ज़ाओ को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। एंड ज़ाओ यहाँ पर उससे हेल्प मांगने लग जाता है। कहते हैं कि प्लीज़, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। वो डेज़ी यहाँ पर प्रेग्नेंट है और मेरी मॉम की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं यहाँ पर अपना सब कुछ खो बैठूँगा। जेनी कहती है कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? मैंने अपना सब कुछ खोकर यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की थी 5 सालों तक, लेकिन तुमने इन 5 सालों का रिज़ल्ट मुझे इन 5 सालों के बाद दे ही दिया है और रियलाइज़ करवाया है कि यहाँ पर तुम्हारी मदद मैं वापस कभी भी नहीं करूँगी। तब यहाँ पर वो उससे बहुत हेल्प माँग रहा होता है। जहाँ पर जेनी चली जाती है, तो वो उससे बोलता है कि रुको, तुम्हें याद है ना, अगर मैं नहीं होता तो फिर तुम मर जाती। मैंने तुम्हारी जान को बचाया था। एंड यहाँ पर वो उससे वो दिन याद आता है, जब यहाँ पर वो पानी के अंदर कूदकर खुद की जान दे रही थी। लेकिन यहाँ पर वो किनारे पे आ गई थी और तब यहाँ पर ज़ाओ ने ही उसकी मदद की थी। तब यहाँ पर जेनी को वो बढ़ा-चढ़ा कर सारी बातें बोलने लग जाता है। जेनी समझ जाती है कि सारी बातें वो इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पर वो मिया की और यहाँ पर उसकी मम्मा की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर वो उसकी मदद करने से कंप्लीटली मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। जहाँ पर जेनी उसे वार्निंग देती है कि तुम मर भी जाओ तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट तुम तीनों के तीनों मर जाने चाहिए। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर गार्ड ज़ाओ को लेकर जाते हैं और किम यहाँ पर जेनी को लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरे यहाँ पर वो उसे घर लेकर आता है और उसे वार्निंग देता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़ाओ से वापस बात करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिस दिन यहाँ पर जेनी खुद को मारने के लिए पानी में कूदी थी, उस समय यहाँ पर ज़ाओ भी कूदा था उसे बचाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर ज़ाओ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतने में स्टाफ आती है एंड जेनी यहाँ पर स्टाफ से पूछती है। तब यहाँ पर स्टाफ जेनी को बताती है 5 साल पहले वाली बात, जहाँ पर पानी में कूदने की वजह से उनके हार्ट में प्रॉब्लम्स आ गई थी। इस वजह से उनकी हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं होती है। जेनी समझ जाती है कि यहाँ पर कहीं न कहीं किम भी उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है। इतने में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किम से शादी करने के लिए पूछ रही थी। किम यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है। तब यहाँ पर जेनी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर ज़ाओ के पास चीज़ें थी, उस तरीके से यहाँ पर किम के पास मिया है और वापस से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, जहाँ पर किम जेनी को छोड़ सकता है यहाँ पर उस मिया के लिए। इतने में यहाँ पर मिया जेनी को टॉर्चर करना शुरू करती है, जहाँ पर जेनी को पता था कि किम यहाँ पर उसी का साइड लेगा, ना कि जेनी का। बट यहाँ पर तो कंप्लीट अपोजिट होता है। वो यहाँ पर मिया का गला पकड़ते हुए उसे वार्निंग देता है कि अगर जेनी के साथ एक बार फिर से ऐसी की चीज़ करने की हरकत की तो याद रखना, तुम सीधा यहाँ पर हेल में मुझे मिलोगी। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी को रियलाइज़ होता है कि आखिर किम यहाँ पर ज़ाओ की तरह नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर वो ढेर सारे डिज़ाइंस लेकर आ जाता है और ये होते हैं जेनी के ज्वेलरी डिज़ाइंस, जो कि किम ने यहाँ पर अभी तक संभाल कर रखे हुए थे। किम यहाँ पर जेनी से कह रहा था कि देखो, तुम एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, तुम्हारा डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत ग्रेट है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर वापस से डिज़ाइंस करना शुरू कर दो, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा एंड तुम यहाँ पर अपना खुद का एक एम्पायर बिल्ड करोगी। जेनी यहाँ पर सोच रही होती कि उसे लग रहा था 5 साल से यहाँ पर किम और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किम इनफैक्ट यहाँ पर सीक्रेटली उसे देखे जा रहा था, उसकी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जा रहा था और हर बार यहाँ पर उसने जेनी को बचाया ही है। वही दूसरे यहाँ पर जब ज़ाओ घर पर जाता है, तब यहाँ पर वो उसकी हालत पूछने की बजाय उससे पैसे के बारे में पूछने लग जाती है। ज़ाओ कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है? वो कहती है कि मुझे है ना, मुझे तुम्हारी, मॉम की और इस बीवी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। मुझे यहाँ पर अपनी फ़िक्र तो बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर वो उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जैसे यहाँ पर जेनी किम को अपने बगल में देखती है, वो घबराने लग जाती है। बट यहाँ पर वो उसे देखते ही देखते रह जाती है। यहाँ पर किम उठते ही उसके बड़े क्लोज हो जाता है, लेकिन स्टाफ यहाँ पर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला देती है। तब जेनी भी यहाँ पर किम को धक्का देकर यहाँ पर तुरंत ही वॉशरूम के अंदर शर्माते हुए भाग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर उसके इशारे करने पर जाने के लिए अलग अलग डिजाइनर ड्रेसेस आ जाते हैं। एंड यहाँ पर किम उसे अपने साथ रात को ज्वेलरी एग्जीबिशन में चलने के लिए कहता है। जेनी कहती है कि ठीक है, मेरे पास ड्रेसेस है, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी। किम कहते हैं कि नहीं, मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूंगा। ऐसे भी तुम यहाँ पर उन ज्वेलरी पीसेस के ज़्यादा भी एक्सक्लूसिव दिखनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, जहाँ पर स्टाफ बहुत एक्साइटेड हो जाती है इस एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए किम 3 साल से कोशिश कर रहा था। एंड फाइनली यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। जेनी सोचने पड़ जाती है कि किम यहाँ पर इतना क्रूअल,
रूड और ईविल पर्सन है, लेकिन फिर आखिर यहाँ पर मुझे लेकर इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन कैसे बन जाता है। इतने में यहाँ पर जेनी को जाओ का कॉल आ जाता है, जहाँ पर जाओ जेनी से कह रहा था कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे यहाँ पर किसी और के बारे में ना सोचते हुए तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है कि उस किम ने यहाँ पर तुम्हें किडनैप कर रखा हुआ है और मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा। जेनी कहती कि किसने किडनैप कर रखा है, मैं यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। इतने में यहाँ पर किम पीछे बैठकर उसकी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पर जेनी किम की तारीफ ही की जा रही थी। जाओ कहते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ, तुम जबरदस्ती ये सब बोल रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें जरूर बचा कर रहूंगा। ऐसे भी हम दोनों का लव 5 इयर्स का है, जो इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता। जेनी कहती कि अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मैं अपनी लाइफ यहाँ पर किम के साथ बड़े ऐश और आराम से जी रही हूँ, और ऐसे भी जिस पर्सन को मैं लव करती हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए किम ही रहने वाला है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो पीछे मुड़कर किम को देखती है, वो घबराने लग जाती है कि कहीं इसने यहाँ पर मेरी सारी की सारी बातें ना सुन ली हो। किम तो बड़ा यहाँ पर खुश हो रहा था उसकी बातों को सुनकर। वही दूसरे यहाँ पर किम उस कॉल को लेकर जाओ को वार्निंग देने लगता है कि एक बार यहाँ पर मेरी वाइफ ने तुमसे ना कह दिया तो बार बार यहाँ पर उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और यहाँ पर जेनी होती है जो कि किम को यहाँ पर उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहती है। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते जब जाओ यहाँ पर घर पर आता है, तब यहाँ पर डेज़ी का नाटक चल रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे यहाँ पर उसकी हालत बहुत खराब हो। इतने में यहाँ पर उनके पास पैसे की बहुत कमी होती है, जहाँ पर वो उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर जेनी को सेड्यूस करने की कोशिश करो, बट मना कर देता है। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी और वुमन को टच नहीं कर सकता। डेज़ी उसे कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, एक बार यहाँ पर जेनी बहकावे में आ गई, फिर हम यहाँ पर उसका यूज़ कर उसे वापस से छोड़ सकते हैं, तब तक हमारी लाइफ भी स्टेबल हो जाएगी। और ये सारे काम यहाँ पर वो जाओ से करवाना चाहती थी, ताकि यहाँ पर अगर किम किसी को ब्लेम करे तो वो जाओ हो, और बाकी के पैसे यहाँ पर वो लेकर रफू चक्कर हो जाए। पर दूसरे यहाँ पर डेज़ी के दिमाग में खुद ही का आइडिया चल रहा था। यहाँ पर वो उस इवेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को क्लोज देखकर बड़ी खुश हो रही थी, और यहाँ पर वो एक ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिलाकर यहाँ पर वेटर को पैसे दे देती है। वो वेटर यहाँ पर ये ड्रिंक लेकर चला जाता है किम के पास। किम उस ड्रिंक को पीने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा डिजी होने लग जाता है। तब यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर डेज़ी उसे लेकर यहाँ पर बेडरूम की ओर चली जाती है। जेनी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, एंड जैसे वो बेडरूम में सब कुछ देखती है, वो यहाँ पर डेज़ी को किम से दूर हटने के लिए कह देती है, और उसे बड़े जोर से थप्पड़ मारती है, और किम को उठाने की कोशिश कर रही थी। डेज़ी उसके बाल खींचने लग जाती है, कहती कि अब देखना, आज यहाँ पर सब कुछ मेरा होकर ही रहेगा। पर यहाँ पर जेनी अपने गार्ड्स को बुला देती है, जहाँ पर गार्ड्स आकर डेज़ी को पकड़ने लग जाते हैं। एंड वही दोस्तों यहाँ पर किम होता है जो कि अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था, एंड यहाँ पर उसे खुद की बॉडी यहाँ पर अपनी कंट्रोल में नहीं होती है। तब जेनी यहाँ पर उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैसे यहाँ पर किम उसकी क्लोज आता है, वैसे भी वो भी उससे क्लोज आ जाती है, एंड धीरे धीरे ये क्लोजनेस पूरे एक मेगा में बदल जाता है। जहाँ पर जैसे ही किम उठता है, वो जेनी से सॉरी बोलने लग जाता है, पर जेनी उसे सॉरी बोलने से मना करती है। ये कहते हैं कि इन सभी चीजों में मेरा खुद का कंसर्न था। वही से यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर वो अपनी ढेर सारी तस्वीरें देखती है। ये सारी फोटोज को देखकर यहाँ पर वो शॉक रह जाती है कि क्या ये लड़का यहाँ पर मेरे पर स्पाई कर रहा था। इतने में वहाँ पर स्टाफ आकर जेनी को बता रही होती कि उसे स्पाई करना नहीं, उसे आपकी केयर करना कहते हैं। आपको पता है, यहाँ पर आपकी जान बचाने के लिए वो बस पानी में कूदे नहीं थे। उस दिन के बाद से यहाँ पर उन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए ढेर सारी चीज़ें की है। जब आप यहाँ पर सारी की सारी एज अ सेल्स गर्ल चीज़ें सेल कर रही थी, तब उन्होंने यहाँ पर आपको देखा था, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे बाय कर ली थी। बस इतना ही नहीं, अब तक आपको यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ दी गई है वो सब कुछ मिस्टर किम की वजह से ही है, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ पर उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे कहा नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उसे एक मेडिसिन देती है, ये कहते हुए कि उनके शोल्डर पर अभी भी बहुत गहरा मार्क है, जो कि अभी तक हील नहीं हुआ है, और वो तभी हील हो सकता है जब यहाँ पर वो डेली मेडिसिन लेते रहेंगे। तो जेनी बोलते कोई बात नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि आखिर वो मुझे लेकर कितना ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न है, लेकिन मैं भी अब यहाँ पर उसकी हेल्प करना चाहूंगी। जिसके बाद वो किम से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जेनी जब जा रही होती है, तब यहाँ पर से कार के सामने आंटी आ जाती है, और ऐसा करती है कि जैसे यहाँ पर जेनी उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। जेनी कहती है कि नाटक करना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। पर यहाँ पर आंटी सभी के सभी पब्लिक को वहाँ पर बुलाकर नाटक करना शुरू कर देती है। तब पब्लिक भी यहाँ पर उनके बेचारी समझकर उनकी मदद करने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो कॉम्पेंसेशन मांगने लगती है। तब यहाँ पर जेनी को उसे कार में बैठाना ही पड़ता है। असिस्टेंट कहता भी कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे मिस्टर किम सॉल्व कर सकते। जेनी कहती कोई बात नहीं, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, जहाँ पर किम आ जाता है, और गार्ड्स यहाँ पर धक्के मारकर आंटी को कार से बाहर फेंक देते हैं। तब यहाँ पर किम उनसे कहने लग था कि जरा बताना कि आगे मेरी वाइफ ने ऐसा क्या किया है जो कि आप उनसे कंपेंसेशन मांगना चाहती हो।
एंड आंटी की ज़ुबान तो यहाँ पर पूरी की पूरी बंद हो गई थी। वो तो यहाँ पर किम के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। जेनी यहाँ पर किम से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ इन्हें ज़्यादा कुछ सज़ा मत देना, क्योंकि यहाँ पर उसे पता होता है कि किम की सज़ा कितनी ज़्यादा टॉर्चर्ड होती है। वहीं दूसरी यहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर जेनी को किम की फ़िक्र होती है। तब वो वहाँ से निकल जाती है किम को मिलने के लिए उसके ऑफिस में लिए। तब यहाँ पर किम को स्टाफ का कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर स्टाफ उसे बता रही होती है कि किसी तरीके से मैडम यहाँ पर आपकी फ़िक्र करना शुरू कर दी है। एंड किम यहाँ पर ब्लश करना शुरू कर देता है। असिस्टेंट को तो यहाँ पर किम को मुस्कुराता देख हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे कभी पता नहीं था कि इतना ईविल, क्रूअल और रूड पर्सन भी कभी यहाँ पर मुस्कुरा सकता है और इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बन सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर जेनी पार्किंग लॉट में पहुंचती है, वैसे यहाँ पर कोई उसे किडनैप कर लेता है और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेज़ी और ज़ाओ ही होते हैं, जो कि यहाँ पर उसे बांध कर रखते हैं और उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसे उठाते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर जेनी घबराने लग जाते हैं, उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकती हूँ। ज़ाओ कहते हैं कि अब तुम हमें क्या दोगी, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारी लाइफ खराब हो चुकी है और तुम्हारी वजह से मेरा बेबी भी अब इस दुनिया में जहाँ नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर बेचारी डेज़ी पर कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जेनी उसे कहती है कि इस पागल की बातों में मत आओ, वो लड़की यहाँ पर कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, उससे यहाँ पर तुमसे झूठ कहा था ताकि यहाँ पर वो तुम्हारा ध्यान भटका सके। ज़ा कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे ज़्यादा तेज़ी पर ट्रस्ट करता हूँ, वो मुझसे आकर यहाँ पर बच्चों को लेकर क्यों ही झूठ बोलेगी। तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है, तुम्हारी वजह से आज वो बेबी इस दुनिया में नहीं है, तो फिर तुम भी वही डिजर्व करती हो जो कि यहाँ पर मेरे बेबी के साथ में हुआ है, यानी कि इस दुनिया में न रहना। जेनी यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट कर रही होती कि देखो तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारी लाइफ भी खराब हो सकती है, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, तो फिर ऐसे कोई इम्पल्सिवनेस में आकर कदम मत लो। पर यहाँ पर जाओ उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसे सुनाया जा रहा था, जहाँ पर जेनी यहाँ पर मौका देखते ही रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर डेजी फोटो निकाल कर सेंड कर देती है। वह दूसरा यहाँ पर डेजी हंसने लग जाती है, कहती कि अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ किया है। इतने में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी रोप को ओपन करने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पर ज़ाओ उसे थप्पड़ मारता है और रोप को और भी ज़्यादा टाइटली बंद कर देता है। ये कहते हैं कि आज तुम यहाँ पर बचकर नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि तुम खुद भी यहाँ पर ये सारी बातों को नहीं सोच पाओगी। वहीं इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर ज़ाओ जेनी के गले पर चाकू रख देता है। ये कहते हैं कि देखो ये तो आज बनने वाली है, भले मैं मरूँ या ना मरूँ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर दूसरे यहाँ पर किम उसे वार्निंग दे रहा था, वो उसे कहते कि दे दो, जितनी वार्निंग देनी है दे दो, तुम क्या ही करोगे, मुझे जान से मारोगे, लेकिन इसके पहले तो मैं यहाँ पर इस जेनी को ही जान से मार दूंगा, फिर तो तुम्हारी लाइफ यहाँ पर कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगी, मुझसे रिवेंज लेकर तुम्हें मिलेगा ही क्या। तब यहाँ पर किम जो करने के लिए रहता है वो रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर जाओ उसे अपने आप को ही चाकू मारने के लिए कहता है, जहाँ पर जेनी उसे मना तो करती है, बट यहाँ पर फिर भी किम जेनी की बात न सुने बगैर अपने आप को यहाँ पर चाकू से मारने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर डेज़ी हंसने लग जाती, कहते कि चलो अब यहाँ पर बो डाउन करते हुए हमसे माफ़ी मांगो और तब तक मत रुकना जब तक हम कहें ना। जेनी समझ रही थी कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर किम भी जेनी को बचाने के लिए वो सब कुछ करता है जो कि वो लोग यहाँ पर उसे करने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ पर गार्ड्स तो आकर किम को मारने तक लग जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर किम कुछ नहीं करता है। क्यों? ताकि यहाँ पर वो जेनी को बचा सके। लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तब यहाँ पर डेज़ी सारा का सारा इल्ज़ाम यहाँ पर ज़ाओ के ऊपर लगा देती है कि ज़ाओ ने मुझे यहाँ पर फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए, उससे मुझे यहाँ पर धमकी दे रखी थी, इसमें मेरी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर ज़ाओ और उनका वहीं पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पुलिस कहते कि तुम माँ बेटे और तुम तीनों को तो हम यहाँ पर जेल में ही देखेंगे, ना तुम्हें यहाँ पर उम्र कैद की सजा दी तो फिर देख लेना। जिसके बाद वो लोग वहाँ से उन्हें लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर जेनी किम को होश में रहने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर उसे कुछ हो ना जाए। इतने में यहाँ पर हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होता है, जहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि किम को ढेर सारी रिप इंजरीज हुई है, उसका ब्लड लॉस भी हुआ है, तो फिर शायद तक वो यहाँ पर चल ना पाए और वो कब होश में आएगा ऐसी गारंटी हम नहीं दे सकते। जिसके बाद यहाँ पर जेनी को समझ आने लग जाता है कि यहाँ पर वो उसी की वजह से ये सारी हालत किम की हुई है एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी ठहराने लग जाती है एंड यहाँ पर किम को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम यहाँ पर एक बार फिर से उठ जाओ, हम यहाँ पर वैसे ही ग्रैंड वेडिंग करेंगे जैसा तुम्हें चाहिए और इस बार यहाँ पर मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। इतने में किम उठता है और जेनी को गुस्सा आता है, क्योंकि किम तो यहाँ पर कब का उठ चुका था, वो बस यहाँ पर जेनी की बातें सुन रहा था। पर दूसरा यहाँ पर किम जेनी से माफ़ी मांगने लग जाता है इतना क्रूअल और रूड पर्सन बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो पूरा बदल कर रहेगा एंड जेनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन सभी के लिए बनकर दिखाएगा।
जेनी उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि कोई-कोई पर्सन यहाँ पर सॉफ्टनेस डिज़र्व नहीं करते, लेकिन वो तो डिज़र्व करते हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ ना किया हो। ऐसे में यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते एंड हम यहाँ पर सेम हॉस्पिटल में देखते हैं मिया को और उसके डैड को, जहाँ पर मिया की आँखों के सामने उसके डैड यहाँ पर सुसाइड कर लेते और इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार यहाँ पर वो ठहराती है किम को और स्पेशली यहाँ पर जेनी को, क्योंकि जेनी के आने की वजह से यहाँ पर किम उसकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। फिर दूसरे यहाँ पर किम जेनी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हुआ था, जहाँ पर उसने जेनी के रियल पेरेंट्स को ढूँढा था। तब यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर उसे किस करने लगती है। फिर यहाँ पर वो लोग फाइनली उसके पेरेंट्स से मिल के चले जाते। लेकिन जैसे दरवाज़ा वो ओपन करती है, वो बड़े ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि यहाँ पर अंकल आंटी दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि उनका मर्डर किया गया था। तब यहाँ पर किम वहाँ पर उनके घर के लगे पोस्टर को हटा देता है एंड उसे बस इतना झूठ कहता है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर जेनी उस मिसिंग वाले पोस्टर को देख लेती है, जिसके अंदर जेनी की बचपन की फ़ोटो रहती है एंड उसे कन्फर्म हो जाता है कि वो उसी के पेरेंट्स हैं। यहाँ पर किम उसे सँभालने लग जाता है और उसे दिलासा दे रहा था कि तुम फ़िक्र मत करो, हम उस पर्सन का ज़रूर पता लगा कर रहेंगे जिसने ये सब कुछ किया है। एंड जब गार्ड्स यहाँ पर से उन्हें लेकर जा रहे थे, तब यहाँ पर जेनी को एक मिस्टीरियस पिन मिल जाता है। तब यहाँ पर जेनी किम को बता रही होती है कि वो हेयर पिन यहाँ पर मिया का है। मिया के डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके डैड ने सुसाइड कर लिया और मिया ने यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए मेरे मॉम डैड की जान को ले लिया और इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकती हूँ। किम कहते कि मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम प्लीज यहाँ पर अपनी हेल्थ को और खराब मत करो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर मिया को सजा दे रहा होता है। मिया कहते कि जो करना है कर लो, ऐसे भी मेरे हाथों से यहाँ पर सब कुछ जा चुका है, लेकिन देखना जिस तरीके से यहाँ पर जेनी की हालत हुई है, वहाँ पर जेनी की हालत और ज्यादा खराब होते जाएगी। इतने में यहाँ पर जब किम उसे मार रहा होता है, मिया यहाँ पर उसे अटैक करने वाली थी, तब यहाँ पर जेनी तो गोल्फ का किट लेकर आकर उसे उसी बैट से मार देती है एंड यहाँ पर वो मिया का गला तक पकाने लग जाती है। मिया यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें तड़पता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किम से अलग हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर किम के जैसी बनती जा रही हो, तुम किम के जैसा याद किए जा रही हो। अगर यकीन नहीं होता तब खुद सोच कर देखो। एंड यहाँ पर जेनी को भी रियलाइज हो रहा था कि अभी फिलहाल उसने जो कुछ भी किया है वो सेम किम इस तरीके से किया करता था, लेकिन इससे यहाँ पर प्रवोक नहीं होती है। इससे उसे वो समझ आता है कि किम यहाँ पर कभी भी गलत इंसानों के साथ वो काम नहीं किया करता था, यानी कि वो हमेशा उन्हें ही सज़ा दिया करता था जो कि यहाँ पर सज़ा के लायक थे और उन सभी चीज़ों को डिज़र्व करते थे। तब यहाँ पर वो किम से कहती कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ एंड यहाँ पर बाद में सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, जहाँ पर वो लोग मिया को लेकर जेल भिजवा देते और मिया को भी यहाँ पर फांसी की सज़ा बहुत जल्दी होने वाली थी। इतने में यहाँ पर किम उसे सॉरी बोलने लग जाता है, जहाँ पर जेनी भी उसे सॉरी बोलती, क्योंकि आज तक वो उसे कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई थी। फिर इतने में हम यहाँ पर उनकी ग्रैंड वेडिंग को देखते हैं, जहाँ पर फाइनली उनकी सपनों की तरह उनकी वेडिंग हो जाती है और इसी तरीके से ये ड्रामा यहाँ पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।